हेलो एवरीबॉडी, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 ही सेंटेंस होंगे और इसमें आज आप जो ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि आज तुम्हारे सामने मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि अपन लोग अक्सर नहीं जानते। अक्सर क्या कि जानते ही नहीं हैं हम, ठीक है। तो इसी चीज़ को बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ़ आई वर जुबीन I would not attend the wedding, come what may। देखो, अब कुछ लोग कहेंगे आई के साथ वर क्यों लगा हुआ है। जो एक होता है सेंटेंस इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। मतलब मैं अगर कहूँ कि अगर काश मैं विराट कोहली होता तो हो थोड़ा ही जाऊँगा, काश मैं कोई और वो हो थोड़े जाऊँगा, मैं तो मैं ही रहूँगा, ठीक है। वो बात अलग है कि लिपसिंग करके मैं कुछ भी बन जाऊँ। वो आजकल चल रहा है ना, यूट्यूब शॉर्ट वॉट ये सब चलते हैं, और उससे पहले टिकटॉक। वो नहीं कह रहा, ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूँ। देखो, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इमेजिनरी को में हम आई के साथ का वरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, कम वॉट मे। ये एक इडियम होता है, कम वॉट मे। इसका मतलब होता है नो मैटर वॉट। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ आई वर जुबीन, अगर मैं जुबीन होता, आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट में। मैं अटेंड ही ना करता वेडिंग को, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कम वॉट में की वजह से, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, और अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो जिस सेंटेंस में ये लग जाती है उसको ये पॉजिटिव कर देती है, असर्टिव। तो अगर ये सेंटेंस में लगी तो वो सेंटेंस कैसा हो गया? असर्टिव हो गया। असर्टिव मतलब पॉजिटिव हो गया। और अगर वो पॉजिटिव हो गया तो उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। देखियो, तो पहले वाले सेंटेंस में तो भाई आप नॉट को रिमूव कर दो, क्योंकि ये असर्टिव बना, उसकी वजह से बना, तो इसमें से नॉट हट जाएगा। ये तो होगी मेरे पहले वाले की एक्सप्लेनेशन। नंबर 2, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। वो क्या कह रहा है कि उसने मुंबई को संडे को छोड़ दिया था ताकि वो वहां पहुंच पाए मंडे को। कहीं भी पहुंचना होगा उसको, ठीक है। अब देखो, पिछली किसी वीडियो में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मेन वर्ब किसी सेंटेंस में आ रही है और उसके बाद मुझे जेरेंड या इन्फिनिटिव का यूज करना है, तो उसमें 3 फॉर्मेशन होते हैं। या तो वो एक्शन मेन वर्ब के साथ हो रहा हो, या वो एक्शन मेन वर्ब से पहले हो चुका हो, या वो एक्शन मेन वर्ब के बाद में हो। यही तो 3 हो सकता है भाई। ये मेन वर्ब है, या तो एक्शन इसके साथ हुआ हो, या इससे पहले हुआ हो, या इसके बाद हुआ हो। तो पहले मुझे ये पहचानना है कि इसमें जो दूसरे वाला एक्शन है वो पहले है, साथ में है, बाद में, ठीक। इसमें लेफ्ट मेन वर्ब है, फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। इसमें एक और वर्ब है अराइविंग, ठीक है। अब देखो, मैंने किसी जगह को छोड़ दिया दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो उस जगह पे अराइव तो मैं बाद में करूंगा ना। पहले अराइव करने के लिए दूसरी जगह पे मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा पहली जगह को, तो ये एक्शन पहले होगा और ये एक्शन बाद में होगा। तो अगर ये एक्शन बाद में होगा मतलब आफ्टर होगा, तो इस वाले में ये कंडीशन बन गई, है ना। अगर ये कंडीशन बन गई तो इसके साथ अगर मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी हो तो विद के साथ, जब कोई साथ में होते हैं तो मैं जेरेंड का यूज करता हूं। पिछली क्लास में भी एक मैं बता रखा है, ये बिफोर में या तो मैं जेरेंड का यूज करता हूं या परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करता हूं। पर जो आफ्टर वाला सीन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो ये भाई पहले हुआ है, ये मेन वर्ब है, इसके बाद अराइव वाला होगा सीन, तो यहाँ अराइविंग की जगह क्या कर दो? टू अराइव। आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जेरेंड का या इन्फिनिटिव का यूज़ करते हो तो इस कंडीशन से आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा हाउ टू यूज इट। तीसरा सेंटेंस देखो क्या कह रहा। इसमें मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत काम की है
और उसके लिए मुझे ये सारी जगह चाहिए इस सेंटेंस को छोड़ के। तो मैं ये सब मिटा के लिख करना शुरू करता हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस कह रहा है इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। पहले तो इसका आंसर पकड़ लेते हैं और फिर उस आंसर को समझ लेते हैं। देखो, जो एल्स होता है इसके साथ जो पेयर बनता है, या तो वो बट का बनेगा, या वो एक्सेप्ट का बनेगा, या वो बिसाइड्स का बनेगा। और ये कब बनेगा? जब इन तीनों का मतलब सेम होगा। तीनों का मतलब सेम ही है, तभी तो एक साथ यूज हो रहे हैं। इन तीनों का मतलब क्या होगा? एक्सेप्ट के अलावा, ठीक है। पर अब यहां दिक्कत क्या है? हमें तो आज तक यही पता था कि बट का मीनिंग सिर्फ लेकिन होता है, बिसाइड्स का मतलब के बगल में होता है। ऐसे तो होता है ना, कुछ बिसाइड और बिसाइड्स वाला पढ़ते हैं अपन जो। और एक्सेप्ट के मतलब के अलावा होता है, नॉट इंक्लूडिंग। तो मैं यहीं पर आपको ना अब एक एक शब्द को समझाना शुरू करूंगा कि किसका क्या खेल होता है। सबसे पहले बिसाइड्स को पकड़ो। ये बहुत ध्यान से देखना है, बहुत काम की चीज है, मजे ही आ जाएंगे जो पढ़ने वाले हैं। बिसाइड्स दो तरह से काम करता है। एक जगह एड पोजीशन, एक बार एडवर्ब। जब बिसाइड शब्द का मतलब क्या होता है? एड पोजीशन, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट के अलावा। बट जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है ऑल्सो। कैसे? एग्जाम्पल से देखो। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देयर इज नो वन हियर बिसाइड्स मी। और मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, दे सर्व पास्ता एंड मैनी अदर फूड्स बिसाइड्स। ठीक है। अब मुझे इसमें यह भी पहचानना है कि कौन सा बिसाइड कैसे काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे दो वर्क हो गए मेरे पास। तो देखो, पहले वाले में देयर इज नो वन हेयर बिसाइड्स मी। मी एक ऑब्जेक्ट होता है, और आपको कई पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई वर्ड दूसरी चीज से आपको कनेक्ट कर रहा है तो वो एड पोजीशन होगा। पहले है तो प्रेपो बन जाएगा एड पोजीशन का, और अगर ये प्रेपो है तो ये क्या है? एक एड पोजीशन है। और अगर ये एड पोजीशन है तो इसका मतलब यहां पर क्या है? एक्सेप्ट। तो इस सेंटेंस में क्या है? देयर इज नो वन हेयर एक्सेप्ट मी। यहां पर और कोई नहीं है, मेरे अलावा यहां पर कोई नहीं है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है? भाई एडवर्ब्स कौन होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं। इनको आप हटा भी देते हो तो मीनिंग लगभग सेम ही रहता है। अगर मैं इस बिसाइड्स को हटा दूं ना तो मीनिंग पर अंतर नहीं होगा। दे सर्व पास्ता एंड मैनी अदर फूड्स, ठीक है। अब मैंने कहा कि वो ना यहाँ पर पास्ता भी देते हैं और मैनी बहुत अलग अलग फूड्स भी देते हैं। तो यहाँ पर बिसाइड्स मॉडिफाई कर रहा है किसको कर रहा है? सेंटेंस को कर रहा है। तो इसका ये क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल्सो। तो ये तो मेरा बिसाइड्स हो गया। सेकंड वर्ड पकड़ते हैं, बट। भाई जो मैं अब बताने वाला हूं ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और मैं चाहता हूं जब मैं सेंटेंस लिख दूं ना, तुम ये रिकॉर्डेड क्लास भी एक बार रोक के उस सेंटेंस का अपने मन में मीनिंग निकालो, ठीक है? ये मैं चाहूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बट रीड द न्यूज पेपर बट देयर इज नथिंग इन इट बट बट्स। वो लास्ट तक आ रहा है ना भाई? ठीक।
क्या? अच्छा अच्छा, मैं दोबारा लिख देता हूँ. बट देयर इज नथिंग इन इट बट बट्स. अब देखो, जिसको समझ होगी वो इस सेंटेंस को कर पाएगा, जिसको समझ नहीं होगी वो इसे पढ़ते ही परेशान हो चुका होगा. इसमें चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, ये बहुत कमाल की चीज़ है. ये उन्हीं को क्लियर हो पाएगा जो कंसेप्ट समझते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं. रटना छोड़ दो इस चीज़ को, रटना तुम्हारे लिए हानिकारक है और वो मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा. जो मैंने तुम्हें कहा था इसे पॉज करके एक बार मीनिंग देख लेना, तो पॉज कर लिया हो, मीनिंग देख लिया हो, सोच लिया हो. अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको चीर फाड़ शुरू करते हैं. इसकी जो भैया बट शब्द होता है ना, बट, इसके भी मल्टीपल पर्पस होते हैं. सबसे पहले ये कंजक्शन बना दिया मैंने, एक बार एड पोजीशन बना दिया मैंने, एक बार एडवर्ब बना दिया हमने, और एक बार ये मैंने नाउन बना दिया. जब बट कंजक्शन होगा तो इसका मतलब होता है लेकिन. सुना होगा बट यू, यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं. जब ये एडपो होता है, मतलब प्रेपो या पोस्टपो होता है, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ऊपर देख ही चुके हो आप. जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है ओनली, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है रीजंस. अब ये यूज़ कैसे होता है वो मैं पहले एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर मैं उस सेंटेंस पे जाऊंगा वापस. एक एग्जांपल देखो, इसे छोड़ के, इस वाले को छोड़ के मैंने पहला एग्जांपल लिखा, आई डोंट नो हर बट माई वाइफ डज. एक तो ये लिख दिया. एक लिखा, देयर वॉज नो वन देयर बट हिम. ये ऊपर वाले जैसे ही है बिल्कुल. एक और लिखा, दे हैव बट 2 weeks टू गेट रेडी. ठीक है. और एक लास्ट और लिखा, यहां पे लिख दूं ना, देखियो इधर लिख दूं ना भाई, ठीक है. चौथा, यू हैव नो बट्स फॉर डूइंग इट. ओके, देखो अब मुझे शब्द के ना पहले फंक्शन पकड़ने पड़ेंगे और उसके बाद मैं इनको कर पाऊंगा. ये चीज़ पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगी, आज के बाद शायद मिलने लग जाए. ठीक है, आज के बाद शायद ये आपको मिलने लग जाए, बट आज से पहले आपको नहीं मिली होगी, चाहे इसमें कोई भी 30 मार्क लगा हुआ हो. ठीक है. अब देखो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, आई डोंट नो हर बट माई वाइफ डज. ये क्लॉज नंबर 1 है, ये क्लॉज नंबर 2 है. दो वाक्यांशों को कौन जोड़ रहा है, बट. अगर कोई चीज जोड़ने का काम करती है तो वो क्या होती है, कंजक्शन. तो यहां पर बट क्या है, कंजक्शन. पहला अभी सॉल्व नहीं किया. दूसरा क्या कह रहा है, देयर वॉज नो वन देयर, वहां पर कोई नहीं है, बट हिम. हिम एक ऑब्जेक्ट है और इस हिम को इस सेंटेंस से कौन रिलेट कर रहा है, बट. तो अगर रिलेटर कोई होता है तो वो क्या होता है, एक एडपो, और यहां पर पहले लगा हुआ तो प्रेपो है. चलो आगे, दे हैव बट 2 weeks टू गेट रेडी. अगर मैं इस बट को छिपा दूं, अगर मैं इस बट को छिपा दूं तो तब भी सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा दे हैव 2 weeks टू गेट रेडी. बट यहां पे मैंने बट लगा रखा है तो ये मॉडिफायर है, और अगर ये मॉडिफायर है तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब. ठीक है. लास्ट में यू हैव नो बट्स फॉर डूइंग इट. यू सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब होगी, नो एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव किसके लिए लगेगा, एक नाउन के लिए. तो यहां पे बट्स क्या हो गया, एक नाउन. तो एक ही शब्द के मैंने 4 फंक्शन देख लिए. एक बार कंजक्शन देखा, एक बार ये एड पोजीशन हो गया, एक बार ये एडवर्ब हो गया, एक बार ये क्या हो गया, नाउन. अब इनके जो मीनिंग है वो यहां से उठा के आप इसमें पुट ऑन कर दो. जब आप इसमें पुट ऑन कर दोगे तो आपका एक एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा
यही वो वजह है जिसकी वजह से हम इन शब्दों को जानते हुए भी पेपर में इन्हें ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आज तक बट के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि वो क्या होता है, लेकिन आज आपके तार से खुलेंगे, आज आपको ज्ञान की चीज मिलेगी। तो ये कंजक्शन है, तो इसमें पहले वाले में कंजक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन। आई डोंट नो हर बट माई वाइफ डज, मैं उसे नहीं जानता लेकिन मेरी बीवी जानती है, लेकिन आ गया। देयर वॉज नो वन देयर बट हिम, वहां पर कोई नहीं है उसके अलावा, अलावा मतलब एट पोजिशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हिम, ये हो गया। दे हैव बट 2 वीक्स टू गेट रेडी, उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं रेडी होने के लिए, तो यहां पर बट क्या हो गया, ओनली हो गया। मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद आप लोग, ठीक है। और लास्ट क्या है, यू हैव नो बट्स फॉर डूइंग इट, तो यहां पर तुम्हारे पास कोई भी रीजंस नहीं है इस काम को करने के लिए, तो यहां पे बट्स का मतलब क्या हो गया, रीजंस। तो इन 4 सेंटेंसों से मैं अपनी बात को क्लियरिफाई कर पाया हूंगा। अब मैं चलता हूं उस सेंटेंस में जो वहां पर दिया गया है। एक ही सेंटेंस में मोर देन 1 बट है, ये सब लेकिन नहीं है। अब देखो, आई बट रीड द न्यूज पेपर, पहला क्लॉज, बट देयर इज नथिंग इन इट बट बट्स, दूसरा क्लॉज। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इसे किसने जोड़ दिया, बट ने, तो ये कंजक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस बट को हटा दूं तब भी मीनिंग आएगा, आई रीड द न्यूज पेपर बट देयर इज नथिंग इन इट बट बट्स, ठीक है। तो ये हटने के बाद भी, लगने के बाद भी वही है, तो ये क्या है, मॉडिफायर, मॉडिफायर है, तो ये क्या है, एडवर्ब। बात समझ पा रहे होंगे मेरी, मैं यहीं से उठा रहा हूं, नीचे से उधर से, ठीक है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, बट्स का मतलब क्या होता है, रीजंस, तो ये नाउन है, और नाउन से पहले अगर कुछ लगा हुआ है और वो उसे रिलेट कर रहा है पहले से, तो वो क्या है, एक एडपो। तो यहां पर इस सेंटेंस का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या है, ये बट है ओनली, आई ओनली रीड द न्यूज पेपर, बट देर इज नथिंग इन इट, परंतु वहां लेकिन उसमें कुछ नहीं था, बट एक्सेप्ट रीजंस। समझ रहे हो, इस सेंटेंस को आप जब लिखेंगे तो यहां ओनली आ जाएगा, वहां बट का मतलब लेकिन है, उसे लेकिन ही लिख देता हूं हिंदी में, इसका मतलब हो जाएगा एक्सेप्ट, और इसका मतलब हो जाएगा रीजंस। ये चीज बिना कंसेप्ट के क्लियर नहीं होने वाली थी। कितनी देर की वीडियो हुई, ठीक है। तो आज वाली ये वाली वीडियो मैं इतनी रखूंगा, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम आपको ये बता सकूं मैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारे लिमिट। अच्छा, ये भी लिमिट नहीं है, अभी बहुत कुछ है, अभी आपको बहुत कुछ ऐसा बताना है जो हम लोगों ने जाना ही नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो डू सपोर्ट अस, अप्रिशिएट अस, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से कंसेप्ट वाइज समझना हो तो वो भी येस या नो करके बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पे हमसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।